नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक भावुक और ऐतिहासिक मोड़ आने जा रहा है। बारामती की बहू सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेगी। यह शपथ समारोह मुंबई में होगा, जहां आंसुओं के बीच सत्ता की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई के राजभवन से। वहां पर एनसीपी के सारे बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे वहां पर मौजूद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर होंगे और उनके साथ अब सुनेत्रा पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। हालांकि यह बात भी साफ हो चुकी है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद उन्हें वित्त विभाग का कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि फिलहाल वो देवेंद्र फडणवीस खुद अपने पास रखेंगे। महाराष्ट्र में 2 महीने के भीतर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में अजीत पवार के निधन के बाद वित्त मंत्रालय का कार्यभार देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखना ही ठीक समझा है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में यह पहली उप मुख्यमंत्री जो महिला होगी, यह भी बात बड़ी है और महाराष्ट्र में भी पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जिस दिन 29 जनवरी को बारामती के भीतर अजीत पवार के अंतिम संस्कार हो रहे थे, अंतिम संस्कार खत्म होते ही महज कुछ ही घंटों में एनसीपी के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अब उन्हें नया विधायक दल का नेता चुनना होगा और जल्द से जल्द चुनना होगा। इसके पीछे की राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हमारे पास राजभवन से आती हुई। सुनेत्रा पवार को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किस तरीके से होगा यह समझाया जा रहा है। सुनेत्रा पवार वहां पर पहुंच चुकी है, उनके साथ में एनसीपी के बाकी नेता भी वहां पर नजर आ रहे हैं। सफेद रंग की साड़ी पहनते हुए प्रफुल्ल पटेल उनके बगल में बैठे हुए हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजभवन से। ऋत्विक, हम देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर सुनेत्रा पवार को अधिकारी समझा रहे हैं कि आखिरकार शपथ ग्रहण किस तरीके से होगा। राज्यसभा में सांसद बनने के बाद उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन एक मंत्री के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार किसी ऑफिस की शपथ सुनेत्रा पवार लेने जा रही है। क्या माहौल था वहां पर? आज सच खुशी का माहौल एक तरीके से हो सकता था, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद यह शपथ ग्रहण हो रहा है, तो इसे खुशी भी नहीं कही जाएगी। एनसीपी के नेताओं में, विधायकों में क्या चहल पहल चल रही थी वहां पर? ऋत्विक, ऋत्विक भालेकर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। इनकी मौजूदगी में एक और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी।
तो राष्ट्रगीत के बाद महाराष्ट्र गीत का वादन किया गया, महाराष्ट्र गीत की धुन बजाई गई, जय जय महाराष्ट्र माझा। और अब शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के राजभवन के भीतर शुरू हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय, शपथविधी समारंभ सुरू करण्याची परवानगी असावी। राज्यपाल के पास शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की इजाजत मांगी गई। उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदया उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और गोपनीयता की भी शपथ ली जाएगी। पहली बार सुनेत्रा पवार किसी सरकार के भीतर मंत्री पद की शपथ ले रही है। सफेद साड़ी में वहां पर पहुंची हुई है। अजीत दादा अमर रहे की घोषणाएं भी उनके विधायक वहां पर दे रहे हैं। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो अब सुनेत्रा पवार अधिकृत तौर पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। लोक भवन के भीतर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दी और शपथ लेने के पहले और शपथ लेने के बाद भी अजीत दादा अमर रहे, अजीत पवार अमर रहे, एक ही वादा अजीत दादा, ये घोषणाएं भी वहां पर चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में सुनेत्रा पवार ने अब उप मुख्यमंत्री पद की, डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उन्हें अब कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं ये थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस के मुख्य मंत्रालय की तरफ से यानी सीएमओ की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन उनके पास वित्त विभाग का कार्यभार फिलहाल नहीं रहेगा। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सेशन में महाराष्ट्र का बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदन के सामने पेश करेंगे। सुनेत्रा पवार ने अब डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यहां पर बनी हुई है। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिलीप वलसे पाटिल जो एनसीपी के एक वरिष्ठ विधायक है, उनके तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाए और उस आधार पर सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। उससे पहले छगन भुजबल ने शोक प्रस्ताव रखा अजीत पवार के नाम पर और उसके बाद विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना गया और उसके बाद सीधे 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेती है। उनके साथ में उनके बेटे जय पवार भी वहां पर मौजूद थे। उनके दूसरे बेटे पार्थ पवार बारामती के भीतर शरद पवार को मिलने गए थे और वहां पर शरद पवार से उन्होंने लंबी मुलाकात की। आज सुबह एनसीपी एसपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मीडिया के सामने बयान देकर कहा कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन रही है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और अब बाकायदा वहां पर स्टेज पर उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर सुनेत्रा पवार विराजमान होती हुई। अजीत पवार अमर रहे की घोषणाएं वहां पर की जा रही है और वंदे मातरम से इस शपथ ग्रहण का समारोह का समापन होगा।
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यानी दोपहर को 2 बजे महाराष्ट्र विधान भवन में, मुंबई स्थित विधान भवन के भीतर जो अजीत पवार का कार्यालय है, उप मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पर जाकर अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में, मुंबई की विधानसभा में एनसीपी के कार्यालय में जाकर भी अजीत पवार को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहां पर उनकी तस्वीर को प्रणाम किया। उसके बाद उनको नेता चुना गया और उसके बाद 5 बजे दूसरी तस्वीर, जब सुनेत्रा पवार अजीत पवार की कुर्सी पर अब विराजमान होंगी। अजीत पवार जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और उसके साथ साथ विधायक दल के नेता होने के नाते महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी संभाल रहे थे। तो आज उन्हें अजीत पवार की एक विरासत सुनेत्रा पवार के नाम हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल के नेता और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी वो बन चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत करने के बाद दरअसल एनसीपी के नेताओं ने यह फैसला किया। उसके विधायक दल की बैठक के बाद एनसीपी के सभी नेता मुख्यमंत्री को मिलने गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को अधिकृत तौर पर यह प्रस्ताव उनके सामने रखा कि एनसीपी ने अपना नया विधायक दल का नेता चुना है। तो हम चर्चा करेंगे कि अब एनसीपी के सामने क्या चुनौतियां हैं और महाराष्ट्र की राजनीति की चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केशव उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। एनसीपी की इस नेता के चयन में बीजेपी की भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की भूमिका रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि एनसीपी का अंदरूनी मामला है और वो जिसे चयन करेंगे उनकी मंजूरी उनके लिए होगी। शाइना एनसी, शिवसेना की प्रवक्ता, चर्चा में शामिल हो रही है। शिवसेना की तरफ से संजय शिरसाट, जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री है, वो ये कह चुके हैं कि जल्दबाजी क्यों की जा रही है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इंतखाब फारूकी, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत पवार, एनसीपी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 2 दिन पहले जब उनसे चर्चा हो रही थी तब प्रशांत पवार बार बार ये कह रहे थे कि 1 हफ्ता जाने दीजिए, उसके बाद ही नेता के बारे में फैसला लिया जाएगा और उस पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल वो दुख में है, लेकिन लगता है कि 2 दिन के भीतर जो प्रैक्टिकल राजनीति हम कह सकते हैं उसके आधार पर एनसीपी को अपना नेता चुनना पड़ा और सुनेत्रा पवार आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है, 2 दिन के भीतर ही अंतिम संस्कार होने के बाद। श्याम रावत हमारे साथ, एनसीपी एसपी के प्रवक्ता, भी चर्चा में शामिल होंगे और थोड़ी देर में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई भी चर्चा में होंगे। प्रशांत पवार, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। 2 दिन पहले आपको मेरी बातचीत याद होगी। प्रशांत पवार, जरा आपका कैमरा ठीक करिएगा, आपका स्क्रीन ठीक नहीं आ रहा है। आपसे ही मुझे दरअसल शुरुआत करनी है क्योंकि आज आपके पार्टी ने नया नेता चुना है और उसके बाद आगे बढ़ने का फैसला लिया है। लेकिन कुल मिलाकर केशव उपाध्याय, प्रशांत पवार जब तक अपनी फ्रेम ठीक कर रहे हैं तब तक आपसे सवाल पूछना होगा, क्या अब एनसीपी के साथ, एनसीपी की उप मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति स्टेबलाइज हो जाएगी या अभी भी आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस बाकी है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि काफी हड़बड़ी में ये सारे फैसले लिए गए। महाराष्ट्र में अधिकृत तौर पर शोक के लिए 3 दिन रखे गए थे, लेकिन उसके पहले ही 2 दिन के भीतर ही नया उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में। केशव। साहिल जी, 2 बातें मैं स्पष्ट रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो मुझे थोड़ा आज ऐसा लगा कि आपने पहले दिन शपथ विधि के समय ही सुनेत्रा वहिनी के ऊपर इनजस्टिस किया है। जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा है मजबूरी, सत्ता की मजबूरी या फिर और शरद पवार के दूर, मुझे लगता है ये कोई जरूरी नहीं था। ये शुरुआत से ही आपने सुनेत्रा वहिनी के ऊपर पहले दिन से इनजस्टिस क्यों किया मुझे पता नहीं, क्योंकि ये दोनों का कोई आज संबंध नहीं था। जिस आखिर समय बलवान होता है, समय में दुख बहुत बड़ा है। अजित पवार जाने से राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरह से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं और इसी ऐसे सिचुएशन में एक लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है जो सारे दुख को आगे लेके, सारे कार्यकर्ताओं को आगे लेके और जनता को एक विश्वास दे। मुझे लगता है राष्ट्रवादी के सारे नेताओं ने एक साथ ऐसे आके अगर ये फैसला किया है कि इस वक्त सुनेत्रा वहिनी, इस सारे, एक महिला है, महिला एक नेचुरली दुख तो है उनको पति जाने का, लेकिन उसमें भी वो खड़ा रह सकती है, ऐसा उनको लग रहा है। और राष्ट्रवादी के सारे आंदोलन ने अगर सुनेत्रा वहिनी को इस वक्त चुना है, इस कठिन परिस्थिति में चुना है, तो मुझे लगता है सुनेत्रा वहिनी इस चैलेंज पे पूरी तरह से खरी उतरेगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत लगती है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर अजित पवार जाने से एक बहुत बड़ी
बहुत सारे जो सवाल थे अचानक फिर से एक बार खड़े हो गए। लेकिन जहां तक सरकार यहाँ तक बात है, जहां तक राष्ट्रवादी पार्टी जहां तक आती है, मुझे लगता है सरकार के सामने सरकार एक पूरी तरह से ठीक चल रही है। एक सरकार सामने एजेंडा है जो अजित पवार, देवेंद्र जी और एकनाथ जी तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था, वही आगे मुझे लगता है कि सुनेत्रा वहिनी, माननीय देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे तीनों एक साथ आगे लेके जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं होगी। रहा सवाल राष्ट्रवादी पार्टी का एक हो या ना हो, मुझे लगता है ये दोनों पार्टियों के नेताओं का अंतर्गत मामला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर उनको लगता है दोनों पार्टी नेताओं को हमें एक साथ आना चाहिए तो एक साथ आ सकते हैं, उनको अलग रहना है। आपने देखा होगा कि जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जब एक साथ आए थे तो हमने उसी समय ये कहा था कि अगर वो पारिवारिक स्वरूप पे एक साथ आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अलायंस भी करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये हमने तब भी कहा था। तो मुझे लगता है ये उनके दो पार्टियों का डिसीजन, राष्ट्रवादी का डिसीजन है कि शरद पवार साहब को लेना है ना लेना है। तो उसके आपको ऊपर लगता हमें है इस कि प्रकार उन से पर अन्याय किया गया है, लेकिन हमें ये तो सवाल पूछना होगा ना कि इतनी हड़बड़ी भी क्या थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सीट कुर्सी खाली नहीं थी कि जहां पर मुख्यमंत्री का चयन करने में भी 1.5 महीने का समय लग चुका है, आपको भी पता है। और आपके लोगों ने ही तब नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने तब भी ये कहा गया था कि भाई 1.5 महीना तो लगता है, समय लगता है। इतनी दुख की घड़ी थी, पूरे राज्य के भीतर 3 दिन का शोक रखा गया था और उसी दिन अंतिम संस्कार पूरे होते ही 1.5 घंटे के भीतर यह फैसला होना शुरू हो जाता है। इस पर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। 48 घंटे के भीतर वहां पर रक्षा इकट्ठा होने के 48 घंटे के भीतर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है। तो समय कहीं ना कहीं बलवान तो नजर आ रहा है और इसीलिए यह सवाल भी उठता है। और यह सवाल सिर्फ हम नहीं, वहां पर कई सारे लोग, आप प्रतिक्रिया देख लीजिएगा, कई सारे लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। केशव, नहीं, साहिल जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय आप मुझे दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें और राजनीति में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। बहुत सारा दुख, मुझे आज सुनीता वहिनी के सामने कितना बड़ा दुख होगा वो तो हम सब समझ सकते हैं कि हम सारे एक ऐसे पारिवारिक, हम सब पारिवारिक लोग हैं तो समझ सकते ही है। लेकिन कुछ समय लेने पड़ते हैं। अगर राष्ट्रवादी को ऐसा लगा होगा तो मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए। पहले दिन आज सत्ता की मजबूरी इस प्रकार की सुनीता वहिनी के साथ इनजस्टिस करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। ये मेरा, बाकी आपका अधिकार है, आपका रिस्पेक्ट है आपके डिसीजन का। इनजस्टिस आप कैसे तय कर सकते हैं? आप कैसे तय कर सकते हैं कि इनजस्टिस है? आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, हड़बड़ी में बना दिया, आपने मौका भी नहीं दिया उनको, आपने मौका भी नहीं दिया कि उन्हें अपने पति के मौत पर, नहीं, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है केशव, आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर बातचीत हो सकती है, आप यहां पर बातचीत हो सकती है। इनजस्टिस आपने भी किया हुआ है। आप उनके पीछे क्यों पड़े थे कि जल्द से जल्द शपथ विधि होनी चाहिए? ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जिसके वजह से जल्द से जल्द शपथ विधि की गई? आप इस तरीके से सवाल कैसे उठा सकते हैं? गलत बात मत करिएगा, नहीं, गलत बात मत करिएगा प्लीज, गलत बात मत करिएगा। एनसीपी के प्रवक्ता कहां पर है? प्रशांत पवार, उनसे मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि 2 दिन के पहले प्रशांत पवार इसी चर्चा में शामिल हुए थे और तब वो बोल रहे थे कि इस वक्त बात कर प्रशांत पवार मेरे ख्याल से अभी हमारे साथ में नहीं है। राजदीप सरदेसाई जुड़े हुए हैं। राजदीप, आप कैसे देखते हैं 48 घंटे के भीतर सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनी है? कई अनसुलझे सवाल एनसीपी के सामने थे क्योंकि अजित पवार बहुत बड़े नेता थे। अगर मर्जर होता तो एनसीपी का नेतृत्व किसके पास जाता, उसका सॉल्यूशन पहले से ही तैयार था क्योंकि अजित पवार पहले से ही नेता वहां पर थे। अब कई सारे अनसुलझे सवाल थे, उसमें से एक सवाल पर एनसीपी ने जवाब ढूंढ लिया है कि सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता बनेगी, उप मुख्यमंत्री भी बनेगी। उप मुख्यमंत्री तो बन गई। आपने जो जिस तरह से शीर्षक रखा है बिल्कुल सही है। ये डिसीजन हड़बड़ी में लिया गया क्योंकि एनसीपी का एक तबका है, उनको डर था कि अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो शरद पवार मर्जर करेंगे पार्टी का और शरद पवार के हाथ में एनसीपी की कमान रहेगी। इसलिए एनसीपी के कुछ नेताओं ने फडणवीस जी से मिले वो, और ये डिसीजन उन्होंने लिया। वो बीजेपी को सूट होता है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि एक कमजोर एनसीपी रहे। अगर ये पूरी तरह से एनसीपी एक साथ आ जाए तो 50 से ज्यादा उनके विधायक होंगे, 8 उनके एमपीज होंगे और शरद पवार उनकी कमान संभालेंगे। इसी वजह से सुनेत्रा पवार, जो ना केवल एमएलसी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, उनको आप डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछता हूं साहिल आज, और शायद केशव जी या कोई भी जवाब दे। बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाया है और कुछ हद तक वो बिल्कुल सही है। आज बीजेपी क्या कहेगी जब एक
आप उप मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बना रहे हैं जब मॉर्निंग पीरियड है, शोक उनको है, 3 दिन पहले उनकी पति की मौत हुई है बड़े दुखदायक समय पर, केवल इस वजह से कि वो अजीत पवार की वाइफ है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप राबड़ी देवी, कई लोगों पर ये आक्षेप लगाते थे, सोनिया गांधी पर, क्या परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद जब आपके सहयोगी दल जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, वो क्या परिवारवाद नहीं है? ये सभी पार्टियां साहिल केवल कंट्रोल करना चाहते हैं। एनसीपी के नेता सुनील तटकरे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, ये नेता एनसीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुनेत्रा पवार। लेकिन राजदीप, आपको राजनीति की मजबूरी आज की स्थिति में पता होगी। राजदीप, नहीं राजदीप, आपको भी आज की स्थिति में राजनीति की मजबूरी पता होगी। बंगाल के भीतर बैनर्जी ही आपको चाहिए अगर कमान संभालनी है तो, आरजेडी की कमान संभालनी है तो यादव की ही आपको जरूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी की कमान संभालनी है तो अखिलेश यादव की ही आपको जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से अगर एनसीपी की कमान संभालनी है तो आपको पवार की ही जरूरत पड़ेगी, उसके बिना कोई चारा नहीं है आज की स्थिति में। यही बात यहां पर साफ नजर आती है। एक मिनट आता हूं केशव, आता हूं आपके पास। या बगैर मर्जर के सुनेत्रा पवार को एक तरह से ठीक है आप वहां प्रोजेक्ट करें, जल्दबाजी की गई। केशव उपाध्याय, राजदीप और किसी और के हाथ में ना जाए। ठीक है केशव उपाध्याय, मैं राजदीप जी को पिछले 25-26 साल से देख रहा हूं, उनको देखते मैं बड़ा हो गया। और मुझे आज भी याद है जब 99 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जब सोनिया गांधी को डिसीजन हुआ था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने का, तब राजीव गांधी, तब अपने राजदीप जी इतने बहुत ही भारे हुए थे और आप बोल रहे थे कितने अच्छा डिसीजन है, कितना अच्छा डिसीजन है। तब भी सोनिया गांधी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने देखा है वो, मुझे आज भी याद है, मुझे याद है। देखिए मुझे याद है, आज उनको सुनेत्रा वैनी जो ऑलरेडी एमपी बन चुकी है, तो उनके बारे में ऐसा लगता है उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो जिस घर में 40 साल से राजनीति वो देख रही है, जो माहिर, जो पिछले से देख रही है। चलिए अच्छा है, एक बात अच्छी लगी, नहीं केशव आपकी बात एक अच्छी लगी, यानी सोनिया गांधी को जब बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल चैनल पर इस बात को मान रहे हैं कि जब सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तब उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस था गांधी परिवार के सत्ता में होने का, और इसी के वजह से उनको बनाया गया था जिस तरीके से आज सुनेत्रा पवार को बनाया गया। यही आर्गुमेंट है ना आपका केशव उपाध्याय, आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं। पार्टी का इंटरनल डिसीजन है, हाँ। जिनको बनाना, मैं आपका लॉजिक यहां पर भी लगा रहा हूं, जो लॉजिक आप यहां पर दे रहे हैं वो कांग्रेस को लागू होगा। राजदीप सरदेसाई जिस प्रकार से बात करते हैं वो मैंने दिखाया, मैंने समर्थन नहीं किया। और दूसरी बात जो अंतरराष्ट्रवादी का अंतर्गत मामला है, वो डिसीजन लेंगे। आज की सिचुएशन में वो डिसीजन लेना उन्होंने लिया, उनका सम्मान करना हमारा काम है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। प्रशांत पवार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एनसीपी एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है। प्रशांत पवार थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन श्याम रावत हमारे साथ एनसीपी एसपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपके नेता अचानक कहने लगे, श्याम रावत जी, अब तक तो आपके नेता कह नहीं रहे थे, कल से आपके नेता अचानक कहने लगे कि भाई अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी, जिन अजीत पवार के साथ आपने जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि बीजेपी के साथ वो गए हुए हैं, इसके लिए हम उनके साथ नहीं जा सकते। आज उनकी आखिरी इच्छा के नाम पर आप एनसीपी को साथ में लेने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि जल्दबाजी में सारा सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण किया गया। आपका भी तो दोगलापन यहां पर नजर आ रहा है ना एनसीपी एसपी। नहीं बिल्कुल नहीं साहिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय सरदेसाई के बात से मैं एकदम सहमत हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये राजनीति पहले से रही है कि कहीं ना कहीं फूट डाला जाए, और कहीं ना कहीं उनके खेमे में डर है कि शायद दोनों राष्ट्रीय कांग्रेस एक ना हो जाए। तो ये आनंद फानंद में लिया गया डिसीजन है, और कुछ एनसीपी के नेताओं का भी इसमें बातचीत हुई रहेगी। तो ये जो डिसीजन हुआ है इस दुख के घड़ी में, आखिर इतनी कोई हड़बड़ाहट का काम जो उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में गड़बड़ तो है ही है। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि हमसे इनको कोई तकलीफ हमें कोई नहीं है, आदरणीय अजीत पवार साहब से भी हमारी मीटिंग हो चुकी थी, सारे शिवपुरी में हमारे सारे दिग्गज नेताओं ने मीटिंग भी की थी। और ये 12 तारीख को आने वाले सरपंच के चुनाव के बाद, जिला परिषद के चुनाव के बाद ऑफिशियली विलीनीकरण का बात चल रहा था, जो अभी सारे मीडिया में दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी कुछ ऐसा मौका देख के हम उनके साथ हैं। तो आखिर परिवार की बात है, परिवार आज तो कल एक होना है, लेकिन परिवार को दूर रखने की कहीं ना कहीं ये साजिश भी है, मंशा भी है, और जो बीजेपी कर रही है। चलिए, तो केशव उपाध्याय एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी आप पर ठिकरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके वजह से जल्दबाजी में हुआ। राजदीप जी, आता हूं आपके पास में।
राजदीप सर, आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है। राजदीप, मैं आप म्यूट इतना ही पर है। कहना चाहता था हाँ। कि इतना ही कहना चाहता था साहिल जी कि जिस तरह से बात हो रही, दोनों शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट से ये सवाल पूछना चाहिए, पार्टी है या परिवार है, या परिवार ही पार्टी है? क्या इसी तरह से चलेंगे हमारे हर पार्टी? और भाजपा को भी ये सवाल होना चाहिए कि क्या आप इसी तरह से कहेंगे? जब विपक्षी दल में ये होता है तो आप कहते हैं परिवारवाद, और जब आपके सहयोगी में होता है तो आप कहते हैं ये उनका डिसीजन है। महाराष्ट्र की चाबी बीजेपी के हाथ में है साहिल, और बीजेपी चला रही है महाराष्ट्र की सरकार। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ठीक है, पहले श्याम रावत, उसके बाद केशव उपाध्याय बीजेपी में के हाथ में है। ठीक है, श्याम रावत और उसके बाद केशव उपाध्याय। श्याम रावत, जो अभी सरदेसाई साहब ने कहा एकदम 100% सत्यता है कि चाबी अपने हाथ में रहने की ये होड़ चल रही है। पहले जो बात कही उस पर भी बताइए ना कि पार्टी है या परिवार है। अजीत शरद पवार तो चाह रहे थे पहले परिवार की मीटिंग हो, परिवार के मीटिंग में फैसला हो और उसके बाद जाकर फैसला हो कि भाई पार्टी की कमान किसके पास जाएंगी। तो परिवार की मीटिंग रह गई, आपको एक बार फिर मात मिल गई। एनसीपी के नेता साथ में आए, सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया, बीजेपी की मुहर लग गई और उप मुख्यमंत्री भी बन गए। खट्टे अंगूर हो गए आपके लिए। सारे जो निर्णय ले गए ये हड़बड़ी में ले गए। हार्डली 3 दिन हुए आदरणीय अजीत पवार जी को जाकर, और ये जो निर्णय लिया गया है अचंभित निर्णय है। ये क्यों हुआ, किस लोग, ये तो उनकी पार्टी बता सकती है। एक बात सही सही बताइए श्याम रावत, एक बात सही सही बताइए, खट्टे अंगूर हो गए एनसीपी एसपी के लिए? खट्टे अंगूर हो गए? नहीं, अंगूर अभी मीठे हैं। खटावत डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केशव खट्टे हैं, अंगूर अभी मीठे हैं। ये वक्त की नजाकत है, नजाकत का फायदा उठा रही भारतीय जनता पार्टी। कहीं डर इनके मन में छुपा हुआ है कि कहीं दोनों पार्टियां एक न हो जाए और फिर वही पुराना समीकरण आ जाए। तो ये सोच इनकी जा रही है। कहां से नया समीकरण होगा? बातचीत में यह तय हो गया था कि बीजेपी के साथ में सत्ता में रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप श्याम रावत जी? यह तय हो गया था कि बीजेपी के साथ सत्ता में जाएंगे। मंत्री कौन कौन बनेगा उस पर बातचीत चल रही थी। आपने सुना नहीं कि आपके नेता क्या बोल रहे थे? हमारे नेताओं ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। शरद चंद्र पवार एसपी गुट ने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारी बातें चल रही थी, सभी सुप्रीमो बैठ के बातें कर रहे थे। अब उस जिला परिषद चुनाव के बाद ही उसका निर्णय आने वाला था। तब तक अजीत दादा नहीं रहे और एक नया समीकरण बन गया राजनीति महाराष्ट्र में। अब ये समीकरण किस ओर जाता है आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, केशव उपाध्याय जवाब दीजिएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ नजर आ रहा है उनको इसमें। नहीं, ऐसा है कि हर चीज में अगर बीजेपी का हाथ नजर आएगा तो हम उसमें क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, मैं राजदीप जी के साथ पहले सवाल का जवाब देता हूं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, राजदीप जी जो डिसीजन हम बोलते हैं उसके ऊपर खरे उतरते हैं। अगर आज दूसरी बात हमें परिवार राजनीति का मुद्दा मंजूर ही नहीं, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त महाराष्ट्र में आई है, जिस प्रकार से अजीत पवार से अचानक जाने के बाद जो सिचुएशन आई है, उसका कहीं ना कहीं अगर उन्होंने राष्ट्रवादी ने डिसाइड किया है तो मुझे लगता है कि हमें सारे उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी और एक मुद्दा मैं रखना यहाँ चाहता हूं कि सबसे बड़ी दोनों पार्टी एक साथ आना, अलग आना। अगर हमारे रिमोट चलता तो दोनों साथ एक साथ आने की बात भी क्यों चलती? वो भी चलने का सवाल आता नहीं था। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा हर बार अगर बीजेपी के साथ में सर पे ठिकरा फोड़ना है तो आप वो फोड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पहले दिन से ये कहा और सबसे पहले कि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो। और आज इस वक्त जो डिसीजन राष्ट्रवादी ने लिया है, मुझे लगता है राष्ट्रवादी के सब नेताओं ने मिलकर बैठ के लिया है। इससे बीजेपी से कोई, यानी कि बीजेपी ने इस निर्णय का समर्थन करने का काम किया है, वैसा माननीय देवेंद्र जी ने कल ही कहा था। मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं है इसके पीछे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनसीपी एसपी और एनसीपी साथ में आए, शरद पवार उसके मुखिया बने, सुप्रिया सुले बने, सुनेत्रा पवार बने, कोई भी बने, उससे आपको कोई ऐतराज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा है कि वो परिवार में एक साथ वो चर्चा क्या कर रहे थे, एक बार पहले डिसाइड कर लो कि हम एक साथ लाना चाहते, अलग करना चाहते थे। हम पे आरोप हो रहे कि हम अलग करना चाहते थे। फिर एक वही शरद पवार ग्रुप बोलता है कि हम दोनों में बातचीत चल रही थी। ये दोनों कैसे हो सकता? अगर हम चाहते नहीं तो बातचीत तो कैसे होती? तो दोनों, अगर वो सवाल है कि हम इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, अगर ये दोनों पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार राष्ट्रवादी का अलायंस है, हम सत्ता में है, हम एक एजेंडा लेके सत्ता चल रहे हैं, बाकी शरद पवार जी के पार्टी के साथ अजीत पवार के पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी बात करे ना करे वो उनका डिसीजन है, उसमें वो एक साथ आए ना, उनका पारिवारिक मामला है। श्याम रावत, क्या कह सकते हैं? श्याम रावत, पारिवारिक मामला है आपका, बीजेपी को बेवजह घसीट रहे हैं उसमें। मुझे तो अभी भी लगता है कि आपको यकीन नहीं था कि सुनेत्रा पवार अपने आप ये फैसला ले लेगी।
पवार साहब चाह रहे थे कि परिवार की मीटिंग हो, उसके बाद तय हो कि कौन संभालेगा कमाल, लेकिन उससे पहले ही सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली और इसी को लेकर दिक्कत है आपको। देखिए, आज सुबह आदरणीय पवार साहब ने बयान दिया था कि उन्हें खुद पता नहीं था कि ये जो डिसीजन लिया गया है, और तुरंत उसके बाद गोविंद बाग में पार्थ पवार जी निकले, बैठ के बातचीत हुई, आमंत्रण भी दिया गया। ऐसा नहीं है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो एक तरफ है, राजनीतिक जो निर्णय लिया है आज एनसीपी ने, प्रफुल्ल जी ने और तटकरे साहब ने, ये उनका निर्णय था। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्टी सीएम बनने पर सुनेत्रा पवार को बधाई दी है। सुनेत्रा पवार को सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। सुनेत्रा पवार ने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया एनसीपी के, और उसके बाद उन्होंने हाल ही में थोड़ी देर पहले शपथ ली। और इस बात को भी नोट किया है प्रधानमंत्री ने कि इस दायित्व को संभालने वाली पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भीतर सुनेत्रा पवार बन रही है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री के ट्वीट में, जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने यह बात रखी है कि राज्य की जनता के लिए निष्ठा से वो काम करेगी। मराठी में प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पर मैसेज मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार काम शुरू कर रही है। उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता के भले के लिए वो परिश्रम करेगी और अजीत पवार का सपना वो पूरा करेगी। राजदीप सरदेसाई, प्रधानमंत्री की बधाई, और वो भी मराठी में। देखिए, जैसे मैंने कहा साहिल, बीजेपी के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है इस समय, और बीजेपी ने तय किया है कि किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में होनी है। और प्रधानमंत्री का ये जब वक्तव्य यही दर्शाता है कि बीजेपी अब डिक्टेट करती है महाराष्ट्र की राजनीति। पार्टी नंबर 1 है, फडणवीस महाराष्ट्र के नेता नंबर 1 है, नरेंद्र मोदी जी देश के नेता नंबर 1 है, और भाजपा जिस तरह से अपना कार्यकाल संभालती है, वो चाहती है कि एकनाथ शिंदे और एनसीपी सहयोगी रहे, लेकिन कभी भी उनको एक तरह से चैलेंज न दे। और जब एनसीपी बिखरी रहेगी अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच में, या सुनेत्रा पवार और शरद पवार गुट के बीच में, फायदा तो बीजेपी को है। तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है साहिल। एक हाथ में अब आपके पास एक उप मुख्यमंत्री है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सही कहा, वित्त मंत्रालय भी आप फडणवीस जी के हाथ में। कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। तो फडणवीस के हाथ में लड्डू दोनों तरफ से है, एक कमजोर एनसीपी और पूरी तरह से हावी बीजेपी। तो उनके लिए ये सबसे अच्छी खबर है कि जिस तरह से ये हुआ है, मर्जर नहीं हो रहा है, उससे बीजेपी को फायदा ही फायदा है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार परिवारवाद पर अटैक किया है। आज वही परिवारवाद की वो सराहना एक तरह से कर रहे हैं ये देखकर। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि परिवारवाद का कौन सी पार्टी है इस देश में लेफ्ट को छोड़ के जो कह सकती है। राजदीप, परिवारवाद पर तो लंबी बहस होगी, लेकिन आज की स्थिति में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी यह सच्चाई है कि अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी चलानी है, शिवसेना चलानी है, तो उसमें यूबीटी ही शिवसेना होगी। अगर उद्धव ठाकरे हैं तो उनके साथ साथ आदित्य ठाकरे भी होंगे। अगर टीएमसी चलानी है तो ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ही होंगे। लालू प्रसाद यादव के बाद वहां पर यादव ही वहां पर उनके नेता बनेंगे, तेजस्वी यादव ही बनेंगे, अखिलेश यादव ही बनेंगे समाजवादी पार्टी के। तो ये बात तो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की सच्चाई है आज की स्थिति में। लेकिन सुप्रिया सुले की बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है बारामती से। सुप्रिया सुले अजीत पवार की मां को मिलने के लिए गई थी बारामती के भीतर, जब यह शपथ ग्रहण चल रहा था। राजदीप, आता हूं आपके पास, आप म्यूट पर है, लेकिन जरा सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एनसीपी एसपी की वर्किंग प्रेसिडेंट है और अजीत पवार की मां को मिलने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो जरा हम आपको सुनाते हैं। बड़ी छोटी सी प्रतिक्रिया है। जब सवाल पूछा गया सुनेत्रा पवार इस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही है, क्या प्रतिक्रिया दी, जरा वो एक बार दिखाते हैं हम आपको। बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया। सगळा महाराष्ट्र बघतोय रुको ना पवार साहेब काय शपथ घेतील? आम्ही तुमच्यासाठी काम करू.
एकच शब्द ते कुठेतरी विश्वासात घेतलं नाही का ते रामकृष्ण सगळा महाराष्ट्र बघतोय की रुको पवार मला साहेब कशा पद्धतीने आम्ही तुमच्यासाठी काम करू एकच शब्द ते कुठेतरी विश्वासात घेतलं नाही का ते रामकृष्ण कृष्ण हरि जब पूछा गया, सिर्फ हाथ जोड़ के सुप्रिया सुले बार बार ये कहती रही रामकृष्ण हरि। प्रशांत पवार आखिरकार हमारे साथ जुड़ गए। मैं देख सकता हूं कि वो राजभवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामकृष्ण हरि कहकर सुप्रिया सुले वहां से चली गई। 2 दिन पहले तो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे यह वक्त नहीं है ये सब चीज पर बात करने का। आपके पार्टी के नेताओं ने बात भी कर ली, मुख्यमंत्री का चयन भी कर लिया और शपथ ग्रहण भी हो गया 48 घंटे के भीतर। और 2 दिन पहले आप इसी शो में बैठ के मुझे ज्ञान दे रहे थे ये दुख की घड़ी है, इस वक्त राजनीति की और आगे कौन कमान संभालेगा उसकी बातचीत नहीं हो सकती। और ये 48 घंटे में कैसे बदल गया सब कुछ? 48 नहीं, तीसरा दिन खत्म हो गया। अपन ने उनके अस्थि वगैरह थोड़ा फोन आपसे दूर रखिएगा, आपका चेहरा दिखने दीजिए मुझे। चलिए, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजदीप, बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया है सुप्रिया सुले की। जो मैं पूछ रहा था ना एनसीपी एसपी के प्रवक्ता को, खट्टे अंगूर। देखिए, राजनीति में समय बलवान होता है। केशव उपाध्याय सही कह रहे थे, समय हाथ से निकलने नहीं दिया। जल्द से जल्द 48 घंटे में शपथ ग्रहण हो गया। नहीं, देखिए साहिल जी, सवाल ये उठता है और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। सवाल ये उठता है, ये इंदिरा गांधी ने ये प्रक्रिया शुरू की, जब संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, ये कांग्रेस में हुई, हर पार्टी में होता है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये लोकतंत्र है या परिवार तंत्र है? बस ये इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि हर नेता दे, हर पार्टी दे, तभी हमें पता है। क्योंकि सुप्रिया जी भी एक तरह से शरद पवार की बेटी है, इसलिए उनको हेड स्टार्ट मिला। यहां तो सुनेत्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री आप बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री कहते हैं पहली महिला बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली महिला क्या वो अपने बल, अपने काम पर आई है या वो अजीत पवार की पत्नी है, इस वजह से है? ये सही सवाल है राजदीप। 1 मिनट राजदीप, ये सही सवाल है। और जरा मैं इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं कि इससे पहले किन नेताओं ने अपनी पत्नी को चुना है जैसे ही उन पर कोई संकट आया। और उसके बाद देखिए, एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ, उसके बाद में जानकी रामचंद्रन को उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। लड़ाई हुई, जयललिता उनकी अलग सहयोगी दरअसल जीत कर आ गई और उसके बाद पार्टी की कमान उन्होंने संभाली। लालू यादव, जब उन पर खतरा मंडरा रहा था सीबीआई के केस में जेल जाने का, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर चले गए। और आखिर में अजीत पवार महाराष्ट्र में अकाली निधन हो गया उनका, और उसके बाद उनकी पार्टी ने तुरंत ही 48 घंटे के भीतर, और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि 48 घंटे नहीं 3 दिन हो चुके हैं, तो वो घंटे भी गिन रहे हैं उसमें। अजीत पवार के निधन के बाद 48 घंटे में उनकी पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उनकी जगह पर नेता चुना और उसके बाद वो वहां पर उप मुख्यमंत्री भी बन गई है। तो ये ट्रेंड है राजदीप, कोई नई बात नहीं है। और एमजी रामचंद्रन के जमाने से, यानी 80 के दशक से लगातार यही ट्रेंड चलता आ रहा है। सोनिया गांधी की कड़ी तो बाद में आती है। अगर सुनेत्रा पवार 15-20 साल पॉलिटिक्स में थी, पूरी तरह से सक्रिय थी और फिर उप मुख्यमंत्री बनती तो बात कुछ हजम होती। लेकिन जब वो बिल्कुल एक तरह से राजनीति, हाँ राज्यसभा एमपी बनी है, लेकिन वो क्या उप मुख्यमंत्री के लिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए, तभी आप उप मुख्यमंत्री बने? आपने जो 2 उदाहरण दिए बिल्कुल सही है, जानकी रामचंद्रन और राबड़ी देवी, इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। हाँ, सुनेत्रा पवार सोशल वर्क में है, लेकिन सोशल वर्क इज नॉट पॉलिटिक्स। आप उप मुख्यमंत्री बनी है, आप उसी लेवल पर है जो एकनाथ शिंदे बने हैं। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने एक तरह से एकनाथ शिंदे को भी मैसेज दिया है कि आप और सुनेत्रा पवार आप एक लेवल पर हैं। अजीत पवार बड़े नेता थे, सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बने, क्या पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को यह बात हजम होगी कि वो भी सेम लेवल पर आ गए? ये परिवारवाद है। कोई 20 साल काम करके किसी परिवार से चुनकर वो बने, वो उसमें कोई आपके पार्टी के मंत्री संजय शिरसाट वहां पर बयान दे रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी। वो तो सरकार में शामिल है, सहयोगी पार्टी है, वो भी वहां पर जाकर बयान दे रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी। सुना होगा आपने संजय शिरसाट का बयान।
साहिल जी, तो सच्चाई ये है कि एक तरफ हम संवेदनशीलता के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं अजीत दादा को, दूसरे तरफ एक महिला होने के नाते एक महिला उप मुख्यमंत्री, और वो भी पहली बार महाराष्ट्र प्रदेश में, ये भी एक शुभेच्छा देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक नेत्री जिन्होंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, उनके जो विद्या प्रतिष्ठान हो या फिर जो बारामती में काम किया, दादा का पूरा क्षेत्र को संभाला, तो ऐसा नहीं है कि कोई राबड़ी देवी को मिला है। और हम बार बार ये परिवारवाद को लेके ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि कोई एक महिला या पुरुष कोई भी परिवार से आए और 30-40 साल लगातार काम करते हैं ऑन ग्राउंड, तो क्या एक इसको नकारना चाहिए या इसको स्वीकार करना चाहिए? खैर, ये एक डिबेट है दूसरे समय के लिए। फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा लाड़की बहन को बढ़ावा दिया है। तो उस दृष्टिकोण और एक महिला होने के नाते और एक पड़ोसी, और जो संजय सिरसाट कह रहे हैं उस पर भी सफाई दे दीजिएगा पार्टी की। नहीं, मुझे कोई तो सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय मत होती है, और हाँ, स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन साथ साथ उनके कार्यकर्ता, उनके जो पार्टी के निर्णय लिया गया वो जाने। इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ द एनसीपी। हाँ, ठीक है। जरा एक बार स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार वैसे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में उनको जानते भी है सभी लोग। जरा उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। देखिए, राजनीति में फिलहाल तो विवादों से दूर है, क्योंकि उनकी स्लेट पूरी तरीके से क्लीन है। राजनीति में अभी तक उनका पहला पायदान होगा 1 साल का। बीजेपी का पूरा पुरजोर साथ उनके साथ में है आज की स्थिति में, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने के बाद ही यह फैसला लिया गया। एक बार फिर उनके मजबूत पक्ष दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात, अजीत पवार के निधन के बाद जो सहानुभूति है वो भी उनके साथ में साफ शब्द तरीके से खड़ी है। फिलहाल पार्टी के विधायकों का समर्थन उनके साथ में है, यह भी एक मजबूत पक्ष है, क्योंकि एक पद से उनकी वहां पर उनको चुना गया है वहां पर। और तीसरी बड़ी बात, बीजेपी का साथ और पवार नाम उनके साथ में जुड़ा होना, यह भी एक सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन थोड़े कमजोर पक्ष क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजबूत पक्ष उनके साथ में, वैसे कमजोर पक्ष भी है। पहला, एनसीपी में तालमेल की चुनौती रहेगी, क्योंकि एनसीपी के भीतर सभी नेता बड़े नेता है। अजीत पवार का कंट्रोल उनमें था, सरकार में काम करने का अनुभव उनके पास नहीं है, पहली बार वो किसी सरकार में शपथ ले रही है। एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है, उसमें सुनेत्रा पवार की भूमिका किस तरीके से रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आखिर में सत्ता चलाते समय, सरकार में काम करते समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की वर्किंग रिलेशनशिप सबसे बेहतर थी, और इसी के वजह से वित्त मंत्रालय खास करके अजीत पवार के लिए दिया गया था। और आज की स्थिति में सुनेत्रा पवार के साथ में वित्त मंत्रालय नहीं रहेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। एक और एक प्रतिक्रिया हमारे पास आ रही है, वो जरा देख लेते हैं। हमारे साथ में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना यूबीटी बार बार इस पर सवाल उठा रही है। इंतखाब फारूकी हमारे साथ में है। फारूकी जी, पहले तो आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया था शिवसेना यूबीटी ने कि भाई जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब उसके बाद अजीत पवार के साथ आपके संबंध, पार्टी के नेता आपके जाकर मिलकर आए, और आज सुनेत्रा पवार जब शपथ ले रही है तो स्वागत करेंगी आपकी पार्टी, या आपके मन में भी कुछ सवाल है? साहिल भाई, हमें ऐसा लगता है कि अभी राजनीति इतना तेज हो रही है कि जैसे मतलब थोड़ा अभी उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, और मुश्किल से 2 दिन भी हमारे ख्याल से नहीं हुए, तो कुछ समय एक व्यक्ति को मिलना चाहिए कि थोड़ा उनका वो सेटल्ड हो जाए, उनका जो गम है, जो दर्द है, वो थोड़ा अगर सेटल्ड हो, उसके बाद में ये चीज की जाए। तो बिल्कुल अभी ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा जो हार्ट फीलिंग्स होना चाहिए वो थोड़ा सा कहीं नजर आने में थोड़ा ऐसा हमें कमी लग रही है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में यह घटना हुई है कि किसी बड़े नेता के मौत के बाद तुरंत ही उनकी पत्नी इस तरीके से शपथ ले रही है। लेकिन कई सारे अनसुलझे सवाल है। अब एनसीपी और एनसीपी एसपी के विलय का क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिलने का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सारे सवाल अभी भी बाकी है। महाराष्ट्र की राजनीति नए पैतरे आपके सामने फेंकती रहेगी, और उसको लेकर भी चर्चा होती रहेगी। आज तक
देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।